नमस्कार दोस्तों, मैं विमल सोलंकी परमार सर क्लासेस के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके साथ जुड़ा हूं भारत के इतिहास के उस काल अध्याय के बारे में बात करने के लिए जिसका जिक्र हर राजनेता किसी न किसी चुनाव से पहले करता ही है और आपने न्यूज़ चैनल में भी इसके बारे में सुना होगा। किस तरीके से वह काला अध्याय जिसे आपातकाल के नाम से जाना जाता है 1975 में जो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने लगाया, तत्कालीन प्रधानमंत्री ने, किस तरीके से उस अध्याय ने भारत की पूरी राजनीति को बदल के रख दिया, कांग्रेस की पूरी राजनीति को बदल के रख दिया। तो आज हम जानेंगे इसके एक एक पहलू को, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। दरअसल बेटा, हम बात करते हैं इंदिरा गांधी जी की। तो इंदिरा गांधी 1967 में जिस समय प्रधानमंत्री बनी, उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके एक बोल्ड आपने सुना होगा कि इंदिरा गांधी की तुलना कई बार नरेंद्र मोदी जी से भी कर देते हैं, क्योंकि उनके स्ट्रिक्ट डिसीजंस को लेकर के। इंदिरा गांधी ने बहुत ज़्यादा तेज तर्रार नेता तो थी ही, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े डिसीजन लेना स्टार्ट किए 1967 में, जिसके कारण से कांग्रेस टूट गई, बिखर गई। दो दल उसके अंदर बन गए। एक कांग्रेस ओ के नाम से जाना गया, जिसे कहा जाता था राजसंघ। वही राजसंघ आगे जाकर के अलग अलग नेताओं के द्वारा अलग अलग पार्टियों में टूटा भी। लेकिन मुख्य बात यह थी बेटा कि उस समय इंदिरा गांधी से खफा हो गए कुछ राजनेता। उन्होंने कांग्रेस में ही अपनी अलग सेपरेट यूनिटी बना ली। 1967 में इस चीज़ का आभास तो होने लगा था धीरे धीरे इंदिरा गांधी को, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि आगे हालात किस कदर बदल जाएंगे। 1971 आता है। 1971 के आते आते, क्योंकि 67 में चुनाव होने के बाद 5 साल बाद 1972 में होने चाहिए, लेकिन इंदिरा गांधी ने फोर्स करते हुए 1971 में ही चुनाव कराना शुरू किया और उन्होंने ये मंशा रखी कि 1971 में ही चुनाव होंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है 1971 का चुनाव। क्यों है? क्योंकि इमरजेंसी की नींव 1971 का चुनाव ही है। क्यों है ये बात आपको आगे पता चलेगी, तो आगे आप देखते रहिएगा। तो बात कर लेते हैं 1971 के चुनाव की। पहले जिस समय पहला चुनाव, समय से पहले चुनाव करना मौजूदा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को अच्छा लगा, उन्होंने किया भी। और उन्होंने एक नारा जो मुख्य रूप से रखा वो था गरीबी हटाओ। जिस कांग्रेस के इस नारे को आज बहुत सारे लोग जानते हैं, गरीबी हटाओ, इसका उदय करने वाली इंदिरा गांधी थी 1971 के चुनाव में। 1971 के चुनाव में गरीबी हटाओ के नारे के साथ इंदिरा गांधी को लगा कि वो चुनाव जीत जाएंगे, और ऐसा हुआ भी। बहुत बड़ी मेजॉरिटी के साथ इंदिरा गांधी चुनाव जीत गई, और इसी जीत ने इंदिरा गांधी जी के ऊपर सत्ता का एक ऐसा मद, एक ऐसा मोह स्थापित कर दिया जिसके बाद उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। 1971 के चुनाव में कांग्रेस जनसंघ कमजोर हो गई। जो दूसरा दल था वो टूट गया, कमजोर हो गया, और 1971 के बाद फिर से इंदिरा गांधी का राज स्टार्ट हो गया। और इंदिरा गांधी ने ऐसे ऐसे डिसीजंस लिए जो बहुत ही ज़्यादा बोल्ड कहे जाते हैं। सबसे पहली खास बात जो इंदिरा गांधी के इन चुनावों में हुई, वो खास बात थी 1971 में हुआ भारत पाकिस्तान का युद्ध। अगर आप भारत के नक्शे को देखें तो भारत पहले पूर्वी पाकिस्तान, जिसे बांग्लादेश कहा जाता है, और एक तरफ नॉर्मल पाकिस्तान जो भी है, इन दोनों के बीच में पिसा हुआ था। अंग्रेजों की ये कूटनीतिक चाल थी कि भारत को हम इस तरीके से तोड़ेंगे कि भारत और पाकिस्तान के युद्ध होंगे तो भारत को दोनों जगह से सेनाएं भेजनी पड़ेंगी। इस मुद्दे का खात्मा किया इंदिरा गांधी ने। 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, और पाकिस्तान जो पूर्वी पाकिस्तान था उसे तोड़ करके बना दिया गया बांग्लादेश। ये सबसे बड़ा एक अचीवमेंट था इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट का, जिसने इंदिरा गांधी के नाम को स्वर्णिम अक्षरों में लिख दिया। सब कुछ ठीक चल रहा था। 1971 में जिस समय ये युद्ध जीता, उस समय इंदिरा गांधी की बहुत ज़्यादा वाहवाही होने लगी, और 1977 के बाद, 1967 के बाद जिन राज्यों में कांग्रेस कमजोर पड़ रही थी, 1971 और 72 के चुनावों में वहां पर भी मजबूती के साथ कांग्रेस ने अपना पक्ष रखा और जीते चुनाव। लेकिन 1971 में हुई इस युद्ध के कुछ ऐसे परिणाम निकले जिनके कारण कांग्रेस से वहां के लोगों का विश्वास हटने लगा। दरअसल चुनाव का खर्चा तो था ही, उसके बाद ये जो युद्ध हुआ इसमें भी बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ, और युद्ध के खर्चे को निकालने के लिए सरकार ने महंगाई को बढ़ा दिया। बहुत सारे लोगों ने बहुत जगहों पर भ्रष्टाचार को देखना प्रारंभ किया, और वो भ्रष्टाचार नींव बन गया इंदिरा गांधी के आगे के भविष्य के लिए। लोगों ने जगह जगह आंदोलन करना स्टार्ट कर दिए। ये आप जो पीछे देख रहे हैं, ये भारत पाकिस्तान के युद्ध में, ये आपने पिक्चर बहुत देखी होगी, मैंने बहुत ज़्यादा देखी इसलिए मैंने स्लाइड में ऐड भी किया है। ये भारत के और पाकिस्तान के दोनों चीफ साइन कर रहे हैं, जहां पर पाकिस्तान की हार हो जाती है। पाकिस्तान अब घुटने टेक देता है और हार जाता है 1971 के युद्ध में। इसके बाद के हालात कुछ सही नहीं थे। महंगाई विरोधी अभियान स्टार्ट हो जाता है, और जो तबका
हाँ कांग्रेस से टूट चुका था 1967 के बाद, वह इन आंदोलनों को अपनी जान समझ लेता है। क्योंकि इंदिरा गांधी के कुछ डिसीजंस तो बहुत ज़्यादा खतरनाक किस्म के हुआ करते थे। वो स्ट्रिक्ट एंड बोल्ड डिसीजंस लेने वाली महिला थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये विपक्ष भी मानता है। तो महंगाई विरोधी अभियान चालू हो गए, महंगाई विरोधी अभियान चालू हो गए। और ये जो आप मेरे इस तरफ देख पा रहे हो, अभी दिख रहा होगा, भ्रष्ट इंदिरा गांधी त्याग पत्र दो, यानी कि उनका रेजिग्नेशन मांगने के लिए लोग आतुर हो गए। क्योंकि 1971 का युद्ध जीता तो था, लेकिन उसके बाद महंगाई इतने बड़े स्तर पर फैल गई, इतने बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार फैल गया कि लोगों ने विरोध करना स्टार्ट कर दिया। और ये विरोध केवल एक तबके तक ही सीमित नहीं रहा, यहाँ पर सारा के सारा देश विरोध करने पर लग गया। और इस विरोध का परिणाम एक और हुआ। ये जो विरोध हो रहा था उसका एक कारण और था। दरअसल उसी समय पर इंदिरा गांधी ने एक प्लान आयोजित किया था। उन्होंने कहा था हम एक ऐसी कार बनाना चाहते हैं जो बहुत ही सस्ती कार हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझिएगा। यहाँ से जो नेपोटिज्म शब्द है, जो कांग्रेस की अब तक राजनीति को हिलाए हुए है, नेपोटिज्म, उसका उदय भी बहुत पहले तो हो ही गया था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज भी थी। तो इंदिरा गांधी ने कहा हम एक ऐसी कार बनाना चाहते हैं जो सस्ते पैसों में आ जाए, जो कम खर्चे में चले और जो भारतीय हो। इसका दारोमदार दिया गया इंदिरा गांधी के उस बेटे को जिसको तेज गाड़ी चलाने का शौक हुआ करता था, जिसको हवाई यात्रा करने का शौक हुआ करता था, जिसके पास बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं थी, बस रॉयल्स रॉयस एक जो शोरूम है इंग्लैंड में शायद, तो वहाँ पर कुछ समय की ट्रेनिंग कर करके आया। और इस बंदे को, यानी जो संजय गांधी आप देख रहे हो, इसी के नाम पर आगरा में संजय पैलेस भी है, तो इसी संजय गांधी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। संजय गांधी जी को कॉन्ट्रैक्ट मिलते ही भारत के इतिहास में, भारत के उस वक्त के बड़े बड़े राजनेताओं की खलबली मच गई। उन्होंने कहा ये तो परिवारवाद है, इन्होंने तो सत्यानाश कर देंगे देश का, देश को जिस वजह से आज़ादी मिली थी वो नहीं मिल पाएगी, खात्मा हो जाएगा। इस चीज़ का फायदा उठाया भारत में कांग्रेस के उस तबके ने, जिसको मैं कांग्रेस ओ बोल रहा था, या जिसको भारत में कांग्रेस ओ कहा जाता है, यानी कि उस तबके की बात कर रहा था मैं, जिसने भारत के इतिहास में कांग्रेस से टूट करके 1967 के बाद अपना एक अलग नाम स्थापित किया था। संजय गांधी को कॉन्ट्रैक्ट तो मिल गया, लेकिन इसने आग लगा दी अलग अलग तबके में। तो सबसे ज़्यादा कारोबारी गुजरात में थे। गुजरात में ही एक नया आंदोलन शुरू हो गया, और उस आंदोलन से निकलने वाले व्यक्ति का नाम था नरेंद्र मोदी भी था, और भी बहुत सारे लोग निकले थे। वो आंदोलन था बेटा नवनिर्माण आंदोलन। दरअसल बेटा गुजरात के वहाँ के कारोबारी, वहाँ के लोग, जनसत्ता, ये जो व्यक्ति आप देख रहे हो चम्मन भाई पटेल हैं, ये चम्मन भाई पटेल हैं, ये उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, लेकिन इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप, चहुतरफा भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे, तो इनके ऊपर भी लगे। जनता ने इस तरीके का नवनिर्माण आंदोलन, उस आंदोलन का नाम था नवनिर्माण आंदोलन, नवनिर्माण आंदोलन इस तरीके से कर दिया कि इनको इस्तीफा देना पड़ा, और इनके इस्तीफे के साथ ही प्रेसिडेंस रूल लग गया, यानी कि इंदिरा गांधी ने आपातकाल, या मैं कहूँ राष्ट्रपति शासन लगा दिया गुजरात के अंदर। उस राष्ट्रपति शासन के साथ, और जो नवनिर्माण आंदोलन था, उस नवनिर्माण आंदोलन जो कि 1974 तक चला था, 1974 तक, चिमन भाई पटेल का जब तक कि रेजिग्नेशन नहीं हो गया, उस आंदोलन में ये पिक्चर है, इसके साथ और भी पिक्चर्स मौजूद हैं, लेकिन ये पिक्चर अच्छी लगी मैंने डाल दी। नरेंद्र मोदी इस समय भाषण देते हुए, ये उसी समय की पिक्चर है। तो आप देख सकते हो उस नवनिर्माण आंदोलन ने कितने राजनेताओं को जन्म दिया होगा, और आपातकाल ने कितने राजनेताओं को जन्म दिया, क्योंकि हर आंदोलन किसी न किसी राजनेता को जन्म देता है। इसका सबसे बड़ा परिणाम आप आज देख पा रहे हैं। आपने अगर किरण बेदी को देखें, आप अरविंद केजरीवाल को देखें, आप आम आदमी पार्टी, पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी को देखें, संजय सिंह है, योगेंद्र यादव हैं, बहुत सारे लोगों को जन्म देता है एक आंदोलन। इनको जन्म देने वाले आंदोलन का नाम था अन्ना हजारे का लोकपाल से रिलेटेड एक आंदोलन, जो भ्रष्टाचार हटाओ आंदोलन जैसा ही था। समय समय पर लोकतंत्र की खूबसूरती है कि समय समय पर लोग इसके विरुद्ध आकर के, यानी अगर चीज़ें समझ में नहीं आती तो आंदोलन करते हैं, और आंदोलन का गलत फायदा उठाते हैं कुछ लोग जो राजनीति में आ जाते हैं। अन्ना हजारे ने ऐसा नहीं किया, लेकिन उनके शिष्य जो थे उन्होंने ऐसा किया। इसके बाद की बात कर लेते हैं। नरेंद्र मोदी और गुजरात में ये माहौल चल रहा था, इसी माहौल के साथ देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग माहौल चलना स्टार्ट हुआ, और ये माहौल की आग पहुंच गई बेटा एक ऐसे व्यक्तित्व के कानों तक, एक ऐसी जगह तक जो भारत की राजनीति में बहुत बड़ा अस्तित्व रखती है। मैं बात यूपी की तो करूंगा, लेकिन यूपी से पहले मैं बात करूंगा बिहार की। बिहार में स्टूडेंट्स ने, यानी कि जो लोग थे, जो विद्यार्थी थे, उन्होंने आंदोलन करना स्टार्ट किया। उनके साथ बहुत सारे लोग जुड़े। उस आंदोलन में जुड़ने के साथ बेटा एक व्यक्ति जिनका नाम था जयप्रकाश नारायण, बहुत बड़ा नाम है ये, जयप्रकाश नारायण, हल्के में लेने की कोशिश ना कीजिएगा। ये जो हैं जयप्रकाश नारायण साहब, ये जयप्रकाश नारायण साहब ने उस समय विद्यार्थियों के उस आंदोलन को हाथ से हाथ मिलाया,
और एक नया आंदोलन गढ़ दिया। उन्होंने कहा कि हम भारत के अंदर मौजूद इंदिरा गांधी की वर्तमान सरकार के खिलाफ, क्योंकि वो नेपोटिज्म यानी कि परिवारवाद और वो भ्रष्टाचार और महंगाई जैसे काफ़ी सारे मुद्दों से पूरी जनता त्रस्त है, तो हम उसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। इस आंदोलन का रास्ता इख्तियार किया जेपी नारायण साहब ने। जेपी नारायण साहब ने आंदोलन का रास्ता इख्तियार कर दिया और बात आ गई जून 1975 की। अब कहानी थोड़ी सी बदलेगी। अब कहानी क्या बदलती है जरा समझिएगा। बेटा बात करते हैं जून 1975 की, लेकिन इससे पहले बात करनी होगी जून 1971 के उन चुनावों की जिन चुनावों में इंदिरा गांधी की विजय हुई थी। दरअसल इंदिरा गांधी जिस जगह से चुनाव लड़ी थी उस जगह का नाम था रायबरेली, जो यूपी में है। आपने सुना होगा रायबरेली। यूपी के रायबरेली से चुनाव लड़ी थी इंदिरा गांधी और एक ऐसे व्यक्तित्व के खिलाफ चुनाव लड़ी थी जिस व्यक्तित्व का फोटो आप इसमें देख पा रहे हैं, मेरे पीछे है, लेकिन मैंने इसीलिए यहाँ भी रख दिया था। ये जो व्यक्ति हैं, ये जो व्यक्ति हैं 1971 में इंदिरा गांधी ने जो चुनाव लड़े और उन चुनावों को लड़ने के बाद जो फैसला आया और उस फैसले के बाद जो केस हुआ, फिर उस केस का फैसला आया, वो केस का फैसला, वो केस सारे की सारी चीज़ें क्लियर कर देगा। और यही है नींव 1975 में लगाई गई इमरजेंसी की। आप समझिएगा क्यों लगाई गई थी। कारण कुछ और था, बताया कुछ और, परिणाम कुछ और हुआ। समझिए। दरअसल बेटा 1975 में जून में एक वर्डिक्ट आना था, एक केस का वर्डिक्ट आना था। साहब केस क्या था, पहले केस बताओ। 1971 में 1971 में जो चुनाव हुए रायबरेली से, तो इंदिरा गांधी जिस व्यक्ति के खिलाफ लड़ी वो व्यक्ति ये जो आप देख पा रहे हो, राजनारायण, शायद राजनारायण ही थे। तो राजनारायण के खिलाफ चुनाव लड़ी इंदिरा गांधी और इस चुनाव में राजनारायण पूरी तरीके से आश्वस्त थे कि उनकी विजय होगी, वो जीतेंगे चुनाव। और इतने ज़्यादा आश्वस्त थे कि उन्होंने नतीजों का इंतजार तक नहीं किया, पहले ही विजय यात्रा निकाल दी। लेकिन चुनावों के परिणाम आए, इंदिरा गांधी विजय हुई। इस बात से खफा हो गए राजनारायण और हाई कोर्ट इलाहाबाद में केस डाल दिया। हाई कोर्ट इलाहाबाद में केस डाल दिया कि मुझे जांच करानी है, ये परिणाम, ये जो चुनाव हुए हैं ये मेरे हिसाब से नहीं सही हुए, क्योंकि जनता में लोकप्रियता आप खुद समझ सकते हैं कि उस समय किस तरीके से जीत सकती थी इंदिरा गांधी। लोकप्रियता नहीं थी, समय से पहले चुनाव कराए गए थे और वहाँ के लोकल नेता हुआ करते थे राजनारायण साहब। तो राजनारायण साहब ने ये चुनाव लड़ने के साथ ये जो केस डाला, इस केस को कहा जाता है राजनारायण वर्सेस इंदिरा गांधी। इस केस का परिणाम आने वाला था 12 जून 1975 को। 12 जून 1975 को इसका परिणाम आना था और परिणाम आया। और इस परिणाम ने भारत के इतिहास की सारी राजनीति को हिला करके रख दिया। इसने कहा कि जो गद्दी पर बैठी हुई हैं, यानी कि इंदिरा गांधी जी जो 1971 के चुनावों को जीत करके आई हैं, दरअसल उनके चुनाव पूरी तरीके से इल्लीगल थे। उन्होंने जितना पैसा खर्च किया वो बहुत ज़्यादा था और चुनावों में भी कोई ना कोई गड़बड़ी ज़रूर हुई है जिसके कारण वो जीत करके आएंगे। इसीलिए इंदिरा गांधी को 6 साल तक के लिए चुनाव लड़ने से रोक दिया जाता है। 1971 में चुनाव हुए, 1976 में फिर होने हैं, उससे पहले 6 साल तक का प्रतिबंध लगाया जा चुका है। इंदिरा गांधी किस तरीके से रास आ जाती, इंदिरा गांधी को किस तरीके से रास आ जाती है, ये वाली बात। और 12 जून को ये जैसे ही वर्डिक्ट आया, पूरे देश का ये जो आप देख रहे हो ना अखबार मेरे पीछे, द टाइम्स ऑफ इंडिया, तहलका मचा दिया। इसमें लिखा हुआ हाई कोर्ट वर्डिक्ट अनसीट्स इंदिरा डिबार्ड फ्रॉम इलेक्टिव पोस्ट फॉर 6 ईयर्स, यानी 6 साल के लिए पूर्णतः प्रतिबंध, चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। चुनाव ना लड़ पा रही तो प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे, ये विडंबना आ गई इंदिरा गांधी के मन में। इंदिरा गांधी ने सोचा यार ऐसे तो ना रुकने वाली मैं तो प्रधानमंत्री बनी रहूंगी। अब वो उसका रास्ता क्या हो सकता है, इसके लिए तो बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स लगे ही होते हैं राजनेताओं के पीछे। दरअसल बेटा सारी की सारी कहानी जो सेट करते हैं वो आईएएस ऑफिसर्स करते हैं, वो इनके असिस्टेंट होते हैं, वो करते हैं। राजनेता केवल राजनीति करना जानते हैं, सरकार चलाना नहीं। सरकार तो ब्यूरोक्रेट से चलाते हैं। इन्होंने अलग अलग लोगों से राय लेना स्टार्ट किया। 12 जून के बाद ये 13 जून का अखबार है, ये 13 जून का अखबार है, कहाँ गया अखबार, ये रहा, ये 13 जून का अखबार है। 13 जून के अखबार में ये सारी घटना आ चुकी है। ये जो व्यक्ति है राजनारायण है, ये जो व्यक्ति हैं ये जस्टिस साहब हैं जिन्होंने हुक्म दिया था
यानी कि मैंने आपको जस्टिस भी दिखाया, मैंने आपको राजनारायण भी दिखाया और मैंने आपको बताया रायबरेली के चुनावों की ये घटना है। इसके बाद तहलका मच जाता है। इससे पहले क्या हुआ, जिस समय जेपी जयप्रकाश नारायण ने बिहार के स्टूडेंट्स को अपनी फेवर में ले लिया था, उस समय इंदिरा गांधी ने कहा अरे तुम परेशान क्यों हो रहे हो, 1976 में चुनाव है ना, उसमें मेरा मुकाबला करना, क्यों इस आंदोलन को देख रहे हो, एक साल और रुक जाओ। लेकिन जैसे ही खबर पड़ी कानों में जयप्रकाश नारायण के कि इनका तो चुनाव पहले वाला भी फर्जी था, कहीं 1976 में भी कलेश ना कर दे, तो जो आंदोलन धीरे धीरे धीमा पड़ रहा था जयप्रकाश नारायण का, वो आंदोलन एक साथ उग्र हो गया। महंगाई के विरोध में आंदोलन भी उग्र हो गया है, पूरे देश में हवा चल गई इंदिरा गांधी के खिलाफ। और इसी का फायदा उठा करके 29 जून को एक मीटिंग बुला ली जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण ने 29 जून को एक मीटिंग बुला ली। अब एक मीटिंग बुलाई तो मैं जरा मीटिंग को दिखा दूं आपको। ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर का एक थोड़ा सा आप समझ सकते हो, ये पिक्चर भी उसी समय की है। लेकिन 29 जून को मीटिंग बुला ली और जो आपातकाल की डेट है भैया, आप अगर समझ पाओ तो वो आपातकाल की डेट स्टार्ट होती है 25 जून 1975 से। मीटिंग कब होनी है बेटा? 29 जून को। मीटिंग हो पाएगी ना? बिल्कुल ना, मीटिंग तो ना हो पा रही। तो फिर ये मीटिंग को रोकने का ही प्लान तो नहीं था बेटा, ये बहुत सारी चीज़ों को रोकने का प्लान था। क्योंकि जिस दिन वर्डिक्ट आया 12 जून को, उसके बाद से ही इंदिरा गांधी की प्रधानमंत्री की कुर्सी खतरे में थी। समझिए आप, भारत का संविधान उनको कुर्सी पर बैठने की मोहलत देता ही नहीं, ना चुनाव लड़ने की मोहलत देता। लेकिन कहानी तो प्रकृति को कुछ और ही मंजूर था, भारत के लोगों को कुछ और ही मंजूर था। जयप्रकाश नारायण ने जैसे ही 29 जून की डेट अलॉट की, इंदिरा गांधी के पेट में खलबली मच गई और 25 जून की रात, या मैं कहूँ 24 जून की रात को इंदिरा गांधी एक व्यक्ति के पास गई। वो व्यक्ति कौन थे? वो व्यक्ति थे ये फखरुद्दीन अली अहमद साहब, उस वक्त के राष्ट्रपति। एक बात और बता दूं, राष्ट्रपति वही करता है जो प्रधानमंत्री चाहता है, कि प्रधानमंत्री की शय के साथ राष्ट्रपति बनता है। देखिए, भारत के इतिहास में, भारत के संविधान में बहुत सारी शक्तियां मिली हुई हैं, बहुत सारी ताकतें, बहुत सारी पावर्स हैं राष्ट्रपति के पास, लेकिन उन पावर्स का बेनिफिट थोड़ा सा बुरा है, लेकिन सुनना पड़ेगा आपको, नहीं उठा पाता राष्ट्रपति। राष्ट्रपति वही करता है जो प्रधानमंत्री साहिबा कहेंगी। तो फखरुद्दीन अली अहमद ने वही किया जो उस रात आकर के इंदिरा गांधी जी ने इनको बताया। उन्होंने कहा, सुनिए फखरुद्दीन साहब, मैं कह रही हूँ आपसे, आर्टिकल 352 फर्स्ट, ये 352 फर्स्ट आर्टिकल के हिसाब से आप इमरजेंसी लगा दीजिए। फखरुद्दीन अली अहमद ने कहा, ठीक है, लेकिन आप मुझे थोड़ा सा कारण बताने की कोशिश कीजिएगा, मैं समझने की कोशिश करता हूँ। उन्होंने कहा, समझिए, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हैं। 29 जून से जेपी नारायण ने एक आंदोलन कह दिया, उस आंदोलन का नाम था सिविल डिसोबीडियंस। इस आंदोलन से तो भारत पहले से ही घबराया हुआ था। ये वही आंदोलन है जो आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ महात्मा गांधी ने शुरू किया था। लेकिन इंदिरा गांधी के खिलाफ ये आंदोलन शुरू करने का मतलब था सारे के सारे लोग डिसोबे कर देंगे पूरे के पूरे रूल्स को। इसका बेनिफिट उठाया इसी शब्द का, और फखरुद्दीन अली अहमद से कहा, इंटरनल डिस्टर्बेंस हो जाएगा, सेना हमारी बात नहीं मानेगी, पुलिस हमारी बात नहीं मानेगी, कोई कर्मचारी हमारी बात नहीं मानेगा। इस हिसाब से तो सरकार के खिलाफ और भारत के खिलाफ पूरा विद्रोह हो जाएगा। मैं चाहती हूँ ये विद्रोह ना हो, इसलिए इमरजेंसी लगा दीजिए। दरअसल करना तो कुछ और चाहती थी इंदिरा गांधी। क्या करना चाहती थी देखते हैं। जिस समय 1977 में इमरजेंसी हटती है और इंदिरा गांधी 77 जनवरी 1977 में ये ऐलान कर देती हैं कि अब चुनाव होंगे, मार्च में चुनाव होंगे, मार्च के बाद इमरजेंसी नहीं रहेगी। ऐसा सुनते ही जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, प्रधानमंत्री जो बाद में हुए अटल बिहारी वाजपेयी साहब, आडवाणी साहब, सबको जेल से रिहा कर दिया जाता है। और जयप्रकाश नारायण तुरंत से एक रैली लॉन्च कर देते हैं कि हम अब रैली करेंगे। इस रैली को रोकने के लिए इंदिरा गांधी कहती है मैं फुल फोर्स लगाऊंगी। इंदिरा गांधी के सलाहकार कहते हैं रुक जा बहन, थोड़ा सा आराम फरमा, इतनी जल्दीबाजी नहीं है किसी को। तो उन्होंने कहा कि फिर क्या करूं, कैसे रोकूं। एक काम कर सकते हैं, क्या बॉबी मूवी आई थी उस समय पर, शायद ऋषि कपूर की थी, उन्होंने बॉबी मूवी को दूरदर्शन पर लगा दिया उसी दिन उसी समय जिस समय जेपी नारायण ने आंदोलन के प्रति जो रैली थी उसे करना लॉन्च किया। जो टाइम उन्होंने इशू किया उसी टाइम पर ये मूवी चला दी। लेकिन ये मूवी कोई फायदा नहीं हुआ इस मूवी का। जयप्रकाश नारायण का वो आंदोलन विश्व प्रसिद्ध हुआ, बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में भीड़ हुई, दिल्ली में तहलका मच गया। उसके बाद चुनाव हुए, चुनावों में
हार जाती हैं इंदिरा गांधी। हारना भी था क्योंकि भारत ने बहुत बड़े काले अध्याय को झेला था। 13 अप्रैल 1978 को तुरंत से एक नई सरकार आती है और आकर के अमेंडमेंट करना शुरू करती है। और उसके पहले अमेंडमेंट यही थे कि पुरानी सरकार ने जो अमेंडमेंट करके हमारे देश की न्यायपालिका की शक्तियों को कम किया है, उसको वो शक्तियां दोबारा से दी जा सके। और ऐसा ही नहीं, ये सारे आर्टिकल रिमूव कर दिए जो आर्टिकल ऐड किए थे इंदिरा गांधी ने अपने समय में। आप देख सकते हो उन्होंने ऐड किए थे अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, इन्होंने रिमूव कर दिए भारत को बचाने के लिए। ये कहानी थी भारत के इतिहास के उस काले अध्याय की, जो काला अध्याय मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ आपको ये अध्याय पसंद आया होगा, मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे पीछे देख रहे हो इमरजेंसी टाइमलाइन, पढ़ सकते हो, गूगल से ही लिया है फोटो लेकर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं भारत के इतिहास के उन सारे पहलुओं को आपसे रूबरू जरूर कराऊंगा जो भारत के इतिहास के लिए तो जरूरी हैं ही, जो भारत के इतिहास के साथ साथ आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत जरूरी हैं। इसके बाद की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये वीडियो कितनी इंपॉर्टेंट थी, भारत के इतिहास से रिलेटेड कितने सवाल इस वीडियो में छुपे हुए थे, आप समझेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं, आपसे मिलता हूं फिर अगली वीडियो में कोई नए पहलू के साथ। जय सीताराम आप सभी को।